पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और ये टॉपिक है वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन। भाई पैसा तो है, पैसे को संभालना कैसे है ये बड़ा आवश्यक है जानना, क्योंकि कहते हैं कि पैसा आते ही दिमाग खराब कई बार हो जाता है। ज्यादा पैसा आता है, दिमाग कम पैसा हो तो एक तरह की मुश्किल। लेकिन इन सब का तालमेल बनाए कैसे कैसे इनको आगे बेहतर तरीके से प्लान करें, और ये वित्तीय अनुशासन है क्या चीज, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिविर बंसल हैं। आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और फेमस हैं बेकिफायती नाम से। जी हाँ, जो पूरी दुनिया है डिजिटल वर्ल्ड की, उसमें लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शिविर, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। जरा सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये टर्म है क्या, और फिर इसका दायरा कितना बड़ा है? जी, जैसे आपने बताया इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, इंश्योरेंस की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे, बचत की बात करेंगे। और इसका खास पहलू ये है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, आपको सब कुछ एकदम साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ ध्यान देंगे बिना इंश्योरेंस के तो वो भी सही नहीं है। अगर आप सिर्फ इंश्योरेंस पे ध्यान देंगे और टैक्सेशन पे ध्यान देंगे तो वो भी सही नहीं है। और सेविंग्स में तो आपको, जैसे आपने बोला, ध्यान देना ही पड़ेगा। तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। वही हम कोशिश करते हैं अपने चैनल पे पूरा एक सामूहिक ज्ञान देने का। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा बताएं कि आमतौर पे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब हम बात करते हैं अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करने के दौरान, इस इन सारी चीजों को, क्योंकि सबसे मुश्किल काम सेल्फ रेगुलेशन लगाना ही है। जैसे कि आपने बोला, सबसे मुश्किल काम इसमें सेल्फ रेगुलेशन लगाना ही है। आई थिंक जैसे ही हम पैसा कमाना शुरू करते हैं, हमारा सबसे पहला थॉट ये आता है कि यार अच्छा, हमारी हमारी जरूरतों से भी ज्यादा हमारे शौक कौन से हैं। अपने शौक पूरे करने हैं। शौक पूरे करने में कोई बुराई नहीं है, शौक पूरे कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। बट उससे पहले आपको अपना ध्यान देना चाहिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं। आपकी जरूरतें क्या है, आपकी फैमिली की जरूरतें क्या है। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक बहुत अच्छा बजट। उसके लिए करनी पड़ेगी आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा है कि हमने जितना ऑब्जर्व किया है कि सबको इतना नहीं समझ में आता, इतना नहीं समझ है इस फाइनेंशियल प्लानिंग की। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं अपने लिए एक बजट बनाएं, आप उस बजट पे स्टिक करें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चलता है, बट अगर आप एक बजट बना के उस पर स्टिक करेंगे, दैट विल इंश्योर कि आप अपना जो जरूरतें हैं वो तो पूरा कर ही रहे हैं। अपने शौक पे भी थोड़ा थोड़ा स्पेंड करना, स्प्लर्ज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए कि जहां आपकी जरूरतें भी पूरी हैं, शौक भी थोड़े थोड़े, तो वो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है, उसमें तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज होती है शबीर, जो आजकल कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी ड्राइव करने के लिए बहुत आवश्यक है, और वो है कि साहब हमारी जेब में मौजूद वो पैसा जिसे हम खर्च कर सकें। और ये खर्च करने में भी हम अपने कपड़ों पे खर्च करते हैं, हम अपने ट्रैवल प्लान पे खर्च करते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट पोर्शन को भी फुलफिल करने के लिए, फिल्में या किसी तरह का शो देखने के लिए, कॉन्सर्ट देखने के लिए भी हम पैसा खर्च करते हैं। अब बताएं, इसमें कई बार माँ बाप या आपका कोई समझदार दोस्त या आपका कोई मेंटोर कहेगा यार बड़ी फिजूल खर्ची तुम करते हो। तो बड़ा बड़ा बारीक सा फर्क है फिजूल खर्ची में और ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जेब में मेरे अतिरिक्त रुपया है और इसको मैं थोड़ा अपने शौक के लिए खर्च कर रहा हूँ, जरा इसको समझाएं। देखिए क्या होता है कि जब भी आपका जो खर्चा होता है, हम अपने चैनल पे क्या रेकमेंड करते हैं कि आप अपने खर्चों को दो तरीके से, सबसे पहले तो आप अपने खर्चों को सारा लिख लीजिएगा, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। फिर उन खर्चों को दो बकेट में डाल दीजिएगा। एक जो है आपका फिक्स्ड खर्चा, जो कि हर महीने होना ही है, जैसे कि आपका घर का किराया हो गया, या आपका ग्रोसरी का खर्चा हो गया, या खाने पीने का खर्चा हो गया, वो तो आपका फिक्स्ड किराया है। दूसरा हो गया वेरिएबल खर्चा। अब वेरिएबल खर्चा हो गया जैसे आप किसी ट्रिप पे गए, या आपने बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो वो हो गया आपका वेरिएबल खर्चा। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो फिक्स्ड खर्चा है उसमें तो आप कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं कर पाएंगे, बट जो वेरिएबल खर्चा है
वेरिएबल खर्चा में आपको ये देखना चाहिए कि जो वो खर्चा है, उससे आपकी फ्यूचर में इनकम की वृद्धि, इनकम इनकम बढ़ रही है कि नहीं। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी महीने सोचते हैं यार मैं बाइक खरीदूंगा, ठीक है, बाइक खरीदने में कोई बुराई नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि वो बाइक आप किस काम में यूज करेंगे। अगर तो आप बाइक इसलिए यूज करेंगे कि यार आप ऑफिस आना जाना करेंगे उससे, क्योंकि बस का खर्चा ज्यादा हो रहा है या मेट्रो से ट्रैवल नहीं हो पा रहा या कैब का खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ये एक रेलेवेंट एक्सपेंस है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में पैसे सेव करने में भी हेल्प करेगा और ऑफिस आप टाइम पे पहुंचेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, तो हो सकता है इससे आपका फ्यूचर में इनकम ग्रोथ होगा। बट अगर सेम टाइम पे अगर आपने वो बाइक इसलिए खरीदा है कि आप फ्री टाइम में इधर उधर घूमेंगे, तो वो एक प्योर एक्सपेंस है, वो एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको आप कंप्लीटली राइट ऑफ कर सकते हैं और आइडियली आपको वो एक्सपेंस करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा आप देख सकते हैं कि कौन सा खर्चा करना चाहिए, कौन सी जरूरत है और कौन सी आपकी इच्छाएं हैं। ये जो चीज़ आपने बताई, मेरे हालांकि इस सवाल का जवाब भी उसमें शामिल था, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि इस फ़र्क को समझने के बावजूद कई बार हम सारी चीज़ें प्लानिंग करें, लेकिन कुछ ना कुछ अतिरिक्त खर्चे या किसी तरह की इमरजेंसी हमारे सामने आ जाती है। ऐसे में ये पूरा अनुशासन का गणित बिगड़ जाता है और ऐसा कई बार होता है कि हमने 6 महीने, साल भर के हिसाब से कुछ चीज़ें प्लान की हों, लेकिन अचानक आए किसी इमरजेंसी खर्च ने हमारा पूरा गणित बिगाड़ दिया। ऐसे लोगों को क्या आपकी सलाह होगी, किस तरह की प्लानिंग वो करें? देखिए, इसको सोचने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको बजटिंग करना कैसे है। मेरा रिकमेंडेशन और हमारा चैनल पे रिकमेंडेशन ये रहता है कि जब भी आप पैसा कमाना शुरू करें, आप बजटिंग को 4 स्टेप में तोड़ लीजिएगा। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, कोई पर्सनल लोन चल रहा है, आपके पेरेंट्स का कोई लोन चल रहा है, तो कोशिश कीजिए वो लोन को खत्म करने की एज़ सून एज़ पॉसिबल। सेकंड स्टेप आता है कि अगर आपका धीरे-धीरे करके लोन खत्म हो गया, कम हो गया, साथ में आप अपना 6 महीने, 12 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दीजिएगा। क्यों, भगवान ना करे आपका नौकरी रहे, ना रहे कल, या कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमी में कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आपका 6 महीने, 12 महीने का जितना खर्चा है, आप उतना एक जमा पूंजी तैयार करके रखिए और उस पैसे को या तो आप एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट, या एक डिफरेंट सेविंग्स अकाउंट में पार्क कर दीजिएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिफरेंट सेविंग्स अकाउंट में पार्क करना है, नॉट द वन विच यू आर यूजिंग फॉर योर रेगुलर एक्सपेंसेस। तो इसके बाद अगर ये दोनों चीजें सॉर्ट हो गई, उसके बाद आपको अपने इंश्योरेंसेस पे फोकस करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, टू मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस। वन इज हेल्थ, द अदर इज टर्म इंश्योरेंस, जिसको लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अगर इसमें मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपकी एज 25 से कम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी उतनी नहीं है, तो टर्म इंश्योरेंस भी एक बार को आप अभी सोच सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद कराऊंगा, 1-2 साल में कराऊंगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग विच यू शुड हैव एएसएपी, मतलब जितना जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छी से करवा लीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं मोटा मोटा खर्चा हेल्थ पे ज्यादा लगता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस रहेगी तो आपको इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ये भी फिगर आउट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास पैसा बचा है उसको आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। अब आमतौर पे लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, 5,000, 10,000। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करना 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा, बट यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग बाय एज स्मॉल एज 100, 500,000 रुपीज। इससे होगा क्या कि अगर आप अर्ली इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक आपको जब भी आप पैसा कमाना शुरू करें तो ये 4 स्टेप अप्रोच आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। ये बहुत अहम सलाह जो है वो शविद ने आपको दी है कि कुछ चीज़ें शायद हमको बड़ी आसान लगती हों, लेकिन उनमें भी कई ऐसे सब सेगमेंट्स हैं जिनको हमें बहुत बारीकी से देखना होता है। और जाहिर सी बात है, जब आपके जेब में पैसा है तो खर्चे भी होंगे, लेकिन इन खर्चों से तालमेल बिठाना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमारे इस टॉपिक का नाम अगर आप देखें तो बचत, निवेश और खर्चा पानी है। जी हाँ, आपका खर्चा पानी निकाल के बचत और निवेश कैसे होने वाला है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। फिर भी अगर शविर, आम तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने बहुत ही अर्ली एज में है, उसे आप किस तरह की एडवाइस देंगे? वो
किन चीज़ों पर फोकस करें? क्योंकि अर्ली स्टेज में हम जानते हैं कि शायद इनकम भी उतनी ज़्यादा नहीं है और उसके अलावा हालांकि उस वक्त एक फ़ायदा होता है कि आपके पास जिम्मेदारियां कम कम होती हैं, तो आपकी इनकम कम होने के समय भी आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में, एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में जागरूक होना बड़ा आवश्यक है। देखिए इसमें मेरा एडवाइस ये रहता है, मैं समझता हूँ कि जब हम हमारी एज ज़्यादा नहीं होती तब ऐसा लगता है कि मस्ती करने का टाइम अभी है, मौज करने का टाइम भी अभी है। तो इसमें ज़रूरी ये हो जाता है कि पूरा बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। अब वो इम्बाइब करना, वो सोचना और वैसे इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक पर्सनल स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी यहाँ पे, जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने अपने 3 बैंक अकाउंट खुलवा लिए थे, नॉट 1 नॉट 2, 3 बैंक अकाउंट। मैं बताता हूँ उन 3 बैंक अकाउंट्स का क्या करना चाहिए। जो सबसे पहला बैंक अकाउंट है, वहां मेरी सैलरी आती थी, जो फिक्स्ड हर महीने आती थी। फिर उस सैलरी को मैं 4 हिस्सों में तोड़ देता था। एक मैंने बताया कि जो मेरी ज़रूरतें हैं, जो मेरा फिक्स्ड खर्चा हो गया, एक पोर्शन तो वो हो गया। दूसरा हो गया जो मैं अपना इमरजेंसी फंड के लिए बना के रखता था। तीसरा हो गया जो मैं थोड़ा-सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल के रखता था। अब वो मैं एक अलग बैंक अकाउंट में डाल देता था और उस बैंक अकाउंट को मैंने अपने सारे म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से लिंक कर दिया था। और वहां पे मैंने एक रेकरिंग पेमेंट लगा दी थी। क्या होता था कि जैसी सैलरी आती थी, वो 3 हिस्सों में खुद से ऑटोमेटिक बकेट्स में चली जाती थी। सो दैट एक महीने अगर मेरी महीने की फर्स्ट को सैलरी आई, तो महीने की 3 को मेरे को पता है कि यार मेरे पास सिर्फ ये बैंक अकाउंट है खर्चा करने के लिए और मेरे को सिर्फ अपने सारे खर्चे इसी से करने हैं। जो दूसरा और तीसरा बैंक अकाउंट है, उसका मुझे ध्यान ही नहीं। उसका मुझे एकदम ऑटोमेटिक मोड में चल रहा होता था। वहां पैसा आया, मेरे फर्स्ट बैंक अकाउंट से इसमें गया और यहाँ से इन्वेस्ट होके अपना चला गया। और ये सिस्टम मैंने 5 साल फॉलो किया। धीरे धीरे देखते ही देखते एकदम ऐसा हो गया कि वो 5 साल वाली इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने लगी। और कभी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप चीजें ऑटोमेट कर दो डे 1 से और भूल जाओ उनके बारे में। अगर आप एकदम ध्यान देके रखेंगे कि अच्छा इस महीने मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितना ग्रो हुई, तो आप थोड़ा इम्पेशेंट हो जाओगे, फिजिटी हो जाओगे। इसलिए कोई ऐसा सिस्टम सेट करो अपना डे 1 से कि आपको ध्यान ही ना रहे कि आपका पैसा जा भी रहा है। और आप 10 साल बाद देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स इतना बढ़िया रिटर्न दे रही हैं कि उसका बोलने का कुछ है ही नहीं फिर। तो आप भी ये सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमने देखा भी है, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो हमने ये देखा कि उन्होंने उनके पिता की सलाह पे या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह पे, चूंकि पहले क्या होता था कि बहुत कम जो थे वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के जरिया ही बचता था, तो किसी ने उन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी सही समय पे शुरू किया, बहुत कम धन से भी शुरू किया, लेकिन एक कंसिस्टेंसी बनाए रखी, एक निरंतरता उसमें बनाए रखी, जिसकी वजह से जब उन्हें उसका लाभ लेने का वक्त आया तो वो लाभ उनकी कल्पना, उनकी सोच से भी परे था। ऐसे में शिविर, मेरा एक सवाल है, आज एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, एसआईपी के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए लोग इक्विटी, डेट, सब तरफ, गोल्ड, सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक इन्वेस्टमेंट होता था ट्रेडिशनल, जहाँ पर लोग एफडीज, जहाँ पर लोग एलआईसी या तरह तरह की बाकी इन्वेस्टमेंट करते थे, गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते थे, लोग ज़मीनें बहुत खरीदते थे। क्या फ़र्क पा रहे हैं? क्या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अभी भी जो है वो बेहतर बना हुआ है, या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अब थोड़ा सा उसको सरपास करता हुआ नजर आ रहा है? अब देखिए इसमें मेरा कहना ये रहेगा कि ऐसा नहीं है कि जो पहले इन्वेस्टमेंट चल रहा था वो सही नहीं है, या जो अभी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बेटर है या बहुत खराब है। हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक पर्पस होता है। और हो सकता है कि मेरे लिए एक टाइप का इन्वेस्टमेंट अच्छा है या किसी और के लिए दूसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट। मेरे को देखना पड़ेगा मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में ये डाल के सोचूं कि यार यहाँ से तो मेरे को 10-12% रिटर्न मिल ही जाएगा, तो हो सकता है कि अगर वो पैसा मैंने सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है 10-12% रिटर्न की जगह वो मेरा पैसा नेगेटिव हो जाए। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये सोच के इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन से 5 साल ही है, तो अभी मैं अगर कोई ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में इन्वेस्ट करूंगा, तो आई एम श्योर कि एफडी में इन्वेस्ट करके मुझे इतना पैसा तो मिलना ही है। तो वहां पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है।
तो कोई इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी नहीं है। सब इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस अलग है। आपको बस ये देखना है कि आपके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर है और आपको अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट और आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन की एक तरह से मास्टर क्लास हो गई है, एक तरह का क्रैश कोर्स बड़े ही कम समय में शविर ने कराया है। बहुत-बहुत शुक्रिया शविर, और मुझे लगता है कि हमने हर पहलू पे लगभग बात कर ली, और कुछ सवाल तो मैंने वो भी जोड़ दिए तो शायद मेरे होंगे और आम निवेशकों के भी होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से लोगों को आप जागरूक करते रहें, और जो आज स्मार्ट इन्वेस्टर जिन्हें बनना है उनको किस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं।